अरे कितने क्वेश्चन हो गए थे? A string vibrates with a frequency of 200 Hz. Its length is doubled and its tension is altered until it begins to vibrate with frequency 300 Hertz. Full stop. What is the ratio of the new tension to the original tension? A string vibrates with a frequency of 200 Hz. एक स्ट्रिंग है जो 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है. इट्स लेंथ इज डबल्ड. इसकी लेंथ को डबल किया गया है. टेंशन को अल्टर किया मतलब चेंज किया. until it begins to vibrate with frequency 300 Hz. ओके, सेकेंड फ्रीक्वेंसी जो आपको दी गई है 300 Hz दी गई है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यू टेंशन टू द ओरिजिनल टेंशन? न्यू टेंशन टू ओरिजिनल टेंशन का रेशियो पूछा है. अल्टर किया कितना उसने बताया नहीं, बस T2/T1 निकालना. वेरी सिंपल. हम लोग जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2L√T/μ है ना. आपने सिर्फ क्या बदला? लेंथ. और उसके वजह से क्या बदला? फ्रीक्वेंसी. और टेंशन का रेशियो निकालना है. अगर वायर का मटेरियल वही है तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा? वही होगा. तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है भाई, जैसा आप कह रहे हैं उस हिसाब से अगर मैंने N1/N2 किया तो वो हो जाएगा L2/L1 मल्टीप्लाई बाय √T1/T2. चलिए N1/N2 क्या होगा आपका? 200/300 इज इक्वल्स टू L2/L1. L2 कितना है? ट्वाइस ऑफ L1/L1 √T1/T2. L1 गया 2 1 2 2 गया 2 अरे हाँ. अब वो हो जाएगा फिर 1/3. तो T1/T2 जो है 1/9 हो जाएगा भैया स्क्वायर करने पे. आपने वो T2/T1 चाहिए ना. T2/T1 इज इक्वल्स टू 9/1. Next, a string is fixed at both ends. एक स्ट्रिंग है जो दोनों सिरों से फिक्स है, मतलब स्टेशनरी वेव तैयार होगा वहाँ पर. What is the ratio of frequency of the first harmonic to the second harmonic?
अरे बहुत पांचट क्वेश्चन है. What is the frequency of first harmonic to the second harmonic? बहुत ही बच्चे वाला क्वेश्चन है ये. फर्स्ट हार्मोनिक टू सेकंड हार्मोनिक का क्या रहेगा, इसको तो आप ओरली भी बता सकते. तो ठीक कर देना उसको. बेटा देख कनेक्ट में. चलिए, फर्स्ट हार्मोनिक टू सेकंड हार्मोनिक क्या रहेगा? 1/2 है ना. फर्स्ट हार्मोनिक 1n होगा, सेकंड हार्मोनिक 2n होगा. तो सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है भाई ये तो, है ना. हार्मोनिक क्या होता है? द मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. अगर आप फर्स्ट हार्मोनिक बोल रहे हैं कोई चीज़, तो मतलब वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितना मल्टीपल है? 1. और सेकंड हार्मोनिक बोले तो क्या आएगा? 2n. तो अगर मैं मान लो कि यहाँ पर लिखता हूँ n/n1 इज फिर वो क्या हो जाएगा? 1/2, है ना. इसको कह सकते हैं 1n/2n, इसको 1/2 लिख सकते हैं. क्योंकि याद होगा फर्स्ट हार्मोनिक यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता हो, उसको सिर्फ n से डिनोट करते हैं और ये n1 से. ये हो गया. अगला ये हो गया. The velocity of a transverse wave on a string of length 0.5 meter is 225 meter per second. First off, what is the fundamental frequency of a standing wave on this string if both ends are kept fixed? While this string is vibrating in the fundamental harmonic, जब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा फंडामेंटल हार्मोनिक में, कॉमा, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड in air if the velocity of sound is in air is 330 meter
पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। दो सवाल पूछे गए। द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज 2 to 5 मीटर पर सेकेंड। देखो काम की बात, इसने डायरेक्टली आपको वेलोसिटी दे दिया 2 to 5 मीटर पर सेकेंड। ओके ठीक है, मान लिया। स्ट्रिंग का लेंथ दे दिया दैट इज़ 0.5 मीटर्स। ओके, आपसे क्या पूछा है बेटा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है? ये है 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। इफ़ यू रिमेंबर, ये अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू क्या होता है? ये वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, सॉरी वेलोसिटी ऑफ वेव होता है। उस स्ट्रिंग को प्लग करने में जो उसमें प्रोग्रेसिव वेव जनरेट होते हैं उसकी वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू से दी जाती है। तो मतलब ये मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ V/2L, V/2L से मैं लिख सकता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया। अब हमको क्या निकालना है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो n इज इक्वल टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v, दैट इज़ 225 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अरे ये तो बहुत इजी हो गया। फिर तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 225 हर्ट्स, 225 हर्ट्स, है ना। मतलब इसमें कोई खास लेंथ वेंथ या टेंशन फंक्शन का फॉर्मूला लगाना नहीं था, डायरेक्ट वो वेलोसिटी दे दिया था उसने। ओके, ये था ए पार्ट। बी पार्ट क्या है? देखो उसने बी पार्ट में आपसे क्या पूछा है? While this string is vibrating in the fundamental harmonic, what is the wavelength of sound produced in air if the velocity of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्या होता है, हम जब भी किसी तार को ऐसा वाइब्रेट करते हैं, आवाज़ तो आती है ना, पर गिटार उसी पे तो है। तो अब क्या हुआ, ये स्ट्रिंग के वाइब्रेट करने की वजह से हवा में भी एक वेव तैयार होगी, लॉन्जिट्यूडनल वेव, साउंड वेव तैयार होगी। अगर उस साउंड वेव की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है तो बताओ उसकी वेव की वेवलेंथ क्या होगी? देखो हम जब तार को ऐसा प्लग करते हैं, तार के वाइब्रेट करने के वजह से जो साउंड जनरेट होता है, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी वही होती है जो तार की फ्रीक्वेंसी होती है। तो तार की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 225 हर्ट्स। तो साउंड की फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी? 225 हर्ट्स। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि भैया ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं एक बात जानता हूँ, फॉर्मूला है मेरे पास लैम्बडा इक्वल्स टू v/n, है ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड लगेगा यहाँ पर, याद रखना है, वो वाला नहीं, ये वाला वेलोसिटी। तो 330/225, बताओ क्या आता है? कितना होता? 320 डिवाइडेड बाई 2.25, 225 सॉरी, उसको 2.25 में कन्वर्ट करो। उसे आप 2.25 को फिर 9/4 लिख सकते हैं आप। कैसा करेंगे कैलकुलेशन? मालूम क्या? 320/225, मैं इसे लिखूँगा 3.2/2.25, फिर मैं इसको लिखूँगा 9/4, है ना। 4 चला जाएगा ऊपर, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.2 डिवाइडेड बाय 9। अगर डिवीजन कर सकते हो 9 से तो अच्छी बात है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन करना है तो 0.11 से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो क्या आ रहा, सॉरी 1.67 शुड बी द आंसर। 1.67, 6666 आ रहा हूँगा तो 1.67 बोल सकते हैं। लैम्बडा इक्वल्स टू 1.67 मीटर्स। आया समझ में? अंदर रख, अंदर रख, अंदर रख। कितना आ रहा? 1.4 समथिंग, 330/225, 1.4 आ रहा। ठीक है, तो 1.42 ले लो, क्योंकि मेरे से आंसर लिखा हुआ था 1.42 है ना। ये स्टेट बोर्ड का प्रॉब्लम है, स्टेट बोर्ड का है, लिख के रखना है, बोर्ड एग्जाम में काम में आ सकता है। नेक्स्ट, a string 105 centimeter long is fixed at one end, full stop. The other end
of string is moved up and down with frequency 15 hertz. Full stop. A stationary wave produced in the string consists of 3 loops. First stop. Calculate the speed of progressive waves which has produced the stationary wave in the string. बातें नहीं बेटा. which has produced. ठीक है, ये भी बोर्ड का है, स्टेट बोर्ड का है. एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई है 105 सेंटीमीटर, 2 एंड पे वो फिक्स है. तो मेरे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है? द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज़ 105 सेंटीमीटर विच गोज़ फॉर 105 इंटू 10 raised to power -2 मीटर. द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज मूव अप एंड डाउन. एक अदर एंड को आप ऊपर नीचे इस तरह से कर रहे हैं विथ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 15 हर्ट्ज़, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है ऊपर नीचे जो कर रहे हैं आप, वो उसकी कितनी की है? 15 हर्ट्ज़. अब इसकी वजह से क्या हुआ? स्टेशनरी वेव इज़ प्रोड्यूस्ड स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ 3 लूप्स. मतलब यहाँ पर इस तरह से 3 लूप्स वाला स्टेशनरी वेव पैदा हो गया. अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि L इज इक्वल्स टू 3 λ/2. ये समझ में आया क्या? कैसे लिखा मैंने L इक्वल्स टू 3 λ/2? 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? λ/2. ऐसे 3 लूप्स है ना, तो λ/2 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 3 λ/2. तो L इक्वल्स टू 3 λ/2. और उसने आपसे क्या पूछ लिया? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विच इज प्रोड्यूस्ड. स्पीड फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है? V इक्वल्स टू n लैम्बडा. अब जरा बताओ क्या करना चाहिए आपको? n दिया हुआ है, लैम्बडा की ज़रूरत है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? लैम्बडा इज इक्वल्स टू ट्वाइस, सॉरी, अच्छा 330 है ना, बराबर फिर 1.67 आएगा है. गुड बेटा. आता है लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर? ट्वाइस L अपॉन 3. तो इम्प्लाइज लैम्बडा इक्वल्स टू ट्वाइस L अपॉन 3. V इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा? N कितना है? 15. ट्वाइस L अपॉन 3. L कितना है बेटा? 105 इंटू 10 raised to power -2. चलो करो भाई, आप कितना आ रहा? स्पीड ऑफ साउंड निकालो. Standing wave having 5 nodes and
4 antinodes is formed between 2 angstrom degree distance, then find the wave length. आया क्या आंसर? 10.5 करेक्ट बेटा, 10.5 मीटर पर सेकेंड, दैट्स करेक्ट। चलो ये वाला करो तो सॉल्व, ये आसान जाएगा आपको काफ़ी ज़्यादा। फिर भी 1.4 आ रहा है, कुछ भी कहाँ से? 330 है ना, देख 330 डिवाइडेड बाय 225, चलो हाँ ये आसान है, ये करके दिखाओ मुझको। करिए फटाफट। पांच नोड्स, 4 एंटी नोड, वेवलेंथ निकालो। हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इतना ही काफ़ी था। 5 नोड्स, 4 एंटी नोड्स, पूरा लेंथ कितने का? 2 एंगस्ट्रॉम डिग्री का। फाइंड द वेवलेंथ। हुआ? क्या है? आंसर नहीं आया किसी का? लैम्डा कैलकुलेट करके नहीं जामा इसमें, आ गया ना? फॉर्मूला क्या यूज किया? L इक्वल्स टू क्या लिखे आपने? क्या तुमने ऐसा लिखे 5 λ/2? ये लिखे कि नहीं लिखे? अरे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग किसके बराबर है ना? कितने नोड्स हैं यहाँ पर? 4, सॉरी 4 λ/2। 1 2 3 4, 4 λ/2, 2 लैम्डा। लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा फिर? L/2।
यानी 1 एंगस्ट्रॉम डिग्री, है ना। अरे इतना लॉजिक लगाओ ना, ये एक आधी वेव हुई ना पूरी, पूरे दोस्त में 2 वेव है ना, पूरे स्ट्रिंग में 2 वेव है, तो एक वेव कितने की होंगी, 1 एंगस्ट्रॉम डिग्री की। कितना लॉजिकल, एकदम सिंपल। नहीं तो कम से कम मैथमेटिकली देखो, है ना, 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/2, ऐसे कितने हो गए नोड लूप्स 4, तो 4 λ/2, L = 4 λ/2, आगे λ = L/2। चलो अगला, नेक्स्ट बेटा फोकस करिए सब लोग इधर। A wire is stretched between 2 rigid supports vibrates in fundamental mode with a frequency of 45 Hertz. First stop. The mass of the wire is 3.5 into 10 raised to power minus 2 kilogram, and its linear mass density is 4.0 into 10 raised to power minus 2 kilogram per meter. Full stop. What is, comma, number 1, speed of transverse wave on the string. Number 2, tension in the string. Tension in the string. दो चीज़ें पूछा इसने, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग, है ना। लिखो तो गिवन क्या क्या अपने पास, फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है और फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है और फ्रीक्वेंसी इसका 45 हर्ट्ज है। मास ऑफ वायर आपको दिया है 3.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 किलोग्राम। लेंथ दिया क्या उसकी, नहीं दिया। लीनियर मास डेंसिटी, अच्छा लेंथ के लिए यही दिया, अच्छा समझ गया मैं। लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 किलोग्राम पर मीटर। और उसने बोला फिर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव निकालो और टेंशन इन द स्ट्रिंग लगा। वेरी चालाक ब्रो। तो भाई इसने क्या किया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दे दिया आपको और स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव निकालने के लिए कहा है। अब अपन जानते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला v = √T/μ से आता है। v = √T/μ, ये एक फार्मूला, ये देखो, ये एक फार्मूला है। यहाँ पर म्यू तो दिया मगर टेंशन चाहिए, टेंशन नहीं है। एक और फॉर्मूला हो सकता है, वो है आपका n = v/2 है, यही यूज़ किया था ना अपन ने एक प्रॉब्लम, है ना। ये वाला फॉर्मूला हो सकता है। आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया गया है बट L नहीं है। अगर किसी तरह से L मिल जाए
तो आपको n तो है तुम्हारे पास, v निकल जाएगा। समझ रहे ना बेटा? l चाहिए किसी तरह से। अब l कहाँ से निकालोगे? तो मैं यहां से निकालूंगा म्यू इज इक्वल्स टू m बाई एल से। देखो बेटा कैसे, म्यू इक्वल्स टू m अपॉन एल, l इक्वल्स टू m अपॉन म्यू। m कितना है बेटा? 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। ये फैक्टर हो गया और फिर ये हो गया 3.5 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया l। अब लगाओ तो फॉर्मूला, n इक्वल्स टू v अपॉन ट्वाइस एल। ये पहला जो आप पहली चीज़ आप कैलकुलेट कर रहे हैं, v अपॉन ट्वाइस एल। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? n इंटू ट्वाइस एल। देखो v इज इक्वल्स टू n कितने का बेटा? 45, 2। l कितना है आपका? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना आया? 3.5 डिवाइडेड बाय 4। अब करो कैलकुलेट कितना आ रहा, जरा बताओ कितना आ रहा बी? $90 या फिर 45 मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर। आप इतने टैलेंटेड नहीं होगे, हवा में सॉल्व कर लो। $45 को 3.5 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर डालो। कितना आ रहा? 45 को पहले बताओ तुम, 78.75 करेक्ट, 78.75 मीटर प्रति सेकेंड। ये तुम्हारा पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। बहुत आसान, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू होता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी बाय म्यू। तो t इक्वल्स टू म्यू इंटू वी स्क्वायर। t इक्वल्स टू म्यू कितना है? 3.5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 78.75। करो कैलकुलेट कितना आ रहा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये। From one end, then find the frequency of note emitted by it.
कितना है आंसर इसका? 248.06 न्यूटन आना चाहिए। 248.06 न्यूटन, जबरदस्त। इतना नहीं, इतना भी आ गया तो चलेगा। 368 हाँ यार, क्योंकि ये डिनोमिनेटर छोटा बड़ा हो जा रहा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। एक मिनट, वेलोसिटी का स्क्वायर है ना भैया, वेलोसिटी का स्क्वायर है। अब उसको 78.75 से मल्टीप्लाई करके देख ले, आंसर मिल जाएगा। हुआ। ये प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त है, हटका है थोड़ा क्वेश्चन, ध्यान देना इधर। अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज़ 2 मीटर लॉन्ग, इट इज़ मास पर यूनिट लेंथ इज़ 2 ग्राम पर मीटर, इट इज़ स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स ऑफ 720 न्यूटन, और मतलब टेंशन हो जाएगा इसका ये 720 न्यूटन। इट इज़ प्लग्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट एमिटेड बाय इट। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ ये नोट पता लगाने के लिए मुझे ये जानना ज़रूरी है कि इसमें नंबर ऑफ लूप्स यानी कौन से मोड ऑफ वाइब्रेशन है। 2 मीटर लंबा वायर है, प्लग कहाँ किया आपने? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब उसके वजह से यहाँ कितने लूप्स तैयार हुए वो मुझे पता लगाना पड़ेगा पहले तो। अब वो मैं कैसे पता लगाऊंगा? देखो एक फॉर्मूला बताता हूँ। नंबर ऑफ लूप्स n is equals to L upon twice x, L upon twice x, ये उसका फॉर्मूला है। नंबर ऑफ लूप्स इज इक्वल्स टू L upon twice x। जहाँ पर आप प्लग करें, मान लो आपने इतने डिस्टेंस पे आपने प्लग किए और टेंशन ये सब इतना था या जो भी है, नंबर ऑफ लूप्स कितने फॉर्म हुए होंगे इसके अंदर, तो ये पता लगाने का फॉर्मूला है आपका L upon twice x। अब वैल्यू डाल के देखो यहाँ पर क्या आती है नंबर ऑफ लूप्स की। नंबर ऑफ लूप्स को सॉरी P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल्स टू L कितने का है? 2 का, 2 मल्टीप्लाई बाय x कितना है? 10⁻⁻⁻1, तो ये हो जाएगा 10। पता चला कि 10 लूप्स फॉर्म हो रहे हैं, 10 लूप्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि 10th मोड ऑफ वाइब्रेशन में है, 10th मोड ऑफ वाइब्रेशन में है, यानी कि 10th हार्मोनिक में है ना। एक लूप फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक लूप तैयार होता है, उसे फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में 2 लूप तैयार होता है, इसमें सेकंड हार्मोनिक कहा जाता है। तो इसी तरह ये 10 लूप तैयार हुए, इसका मतलब है 10th हार्मोनिक में होगा। अब अगर ये 10th हार्मोनिक में होगा तो मैं बोलूँगा ठीक है, n9 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 L √T/9 है ना, ये फॉर्मूला आएगा। n9 याद है ना, n-1 एक कम आप बताते हो इसके अंदर। सेकंड हार्मोनिक को n1 बोलते हैं, थर्ड हार्मोनिक को n2 बोलते हैं अपन। तो 10th हार्मोनिक को क्या बोलूँगा? n9, क्योंकि ये जो सफिक्स रहता है वो ओवरटोन डिनोट करता है। चलिए करिए, कितना आंसर आ रहा फिर? 10 मल्टीप्लाई बाय या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 √T, T स्टैंड्स फॉर टेंशन, ये हो गया 720 इसका टेंशन, अपॉन म्यू दैट इज 2 × 10⁻⁻3। इजी टू कैलकुलेट है, करिए। ये हो जाएगा 36 × 10⁻², 4 9 90, 9000 आ रहा क्या? 9000 या 900 ऐसे कुछ आ रहा होगा ना? नहीं, देखो करो कैलकुलेट, मेरा गलत हो रहा है।
ओवरव्यू करो, कैलकुलेट कितना आ रहा। कितना 1.5 इंटू 10⁻³ मतलब 1500, 1500 हर्ट्ज, 1500 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट, कोशिश करो कि अब क्वेश्चंस आगे के आप खुद सॉल्व कर लो। कुछ नई चीज़ आएगी तो वो तो मैं बता दूंगा। अ स्ट्रिंग विथ मास डेंसिटी ऑफ 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर is under tension of 360 Newton and is fixed at both ends. Full stop. One of its resonant frequency is 470 Hertz. Full stop. The next higher frequency is 560 Hertz. Full stop. Find the mass of the string. Find the mass of the string. String with a mass density of 9 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। तो एक स्ट्रिंग है जिसके ऊपर लीनियर मास डेंसिटी आपको दिया गया है 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। वो टेंशन में है आप 360 न्यूटन, उसको टेंशन आया 360 न्यूटन का और इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। वन ऑफ इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कोई एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है 470 हर्ट्ज, कौन सी है पता नहीं, तो उसको पी से इंडिकेट किया गया कि क्या वन ऑफ इट्स नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी। अच्छा ठीक है, मान लो कि कोई एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, मान लो पीएथ मोड ऑफ वाइब्रेशन में है तो P-1 बोलेंगे आप। एन पी इज इक्वल्स टू क्या है आपका 470 हर्ट्ज है, और अगला जो हाइयर है, एक स्टेप हाइयर है P+1, तो वो कितना है आपका 560 हर्ट्ज है। फाइंड द मास ऑफ द स्ट्रिंग है तेरी की, मास ऑफ द स्ट्रिंग पता लगाओ। लेंथ दिया क्या उसने, कहाँ से देगा, लेंथ देता तो डायरेक्ट हो जाता था। कहाँ, अच्छा क्वेश्चन है, घुमाओ है। क्यूएथ ओवरटोन के लिए फॉर्मूला क्या था, एन क्यू इज इक्वल्स टू Q+1 अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ NP का फॉर्मूला क्या आएगा, P+1 अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ
टी बाय म्यू। और एन पी प्लस वन का फॉर्मूला क्या आएगा, पी प्लस वन है ना, अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, यानी कि पी प्लस टू अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। ओके, अगर मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर दूँ दोनों इक्वेशन को, तो मुझे इसमें से p की वैल्यू मिल जाएगी, और p की वैल्यू मिल गई तो फिर उसके बाद मैं ये फ्रीक्वेंसी डालकर लेंथ निकाल सकता हूँ। लेंथ निकल गया तो म्यू को लेंथ से मल्टीप्लाई करके मास निकल जाएगा। बात समझ रहा ना? देख, NP का फॉर्मूला ये है, कोई तो भी उसने बोला कोई तो भी एक जगह की कोई तो भी मोड ऑफ ऑपरेशन होगा, पता नहीं कौन से मोड ऑफ ऑपरेशन है, कौन सा ओवरटोन है, अपने को कुछ भी नहीं मालूम, अपन ने नाम दे दिया उसको P। मान लो ये pth ओवरटोन है, तो pth ओवरटोन है, तो देखो pth ओवरटोन है कोई तो भी, तो pth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है, 470 हर्ट्ज है। उससे एक स्टेप आगे यानी p प्लस वन, उसकी फ्रीक्वेंसी है 560 हर्ट्ज। तो उसने बोला मास पता लगाओ। देखो साफ पता चल रहा है अपने को म्यू क्या होता है, फॉर्मूला म्यू क्या होता है, ये होता है m बाई एल। m क्या होगा, म्यू इंटू एल। तलाश किसी चाहिए अपने को, पहले क्या चाहिए, म्यू m निकालने के l चाहिए। l कैसे निकालेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा तो पहले क्या करना, फॉर्मूला लिख देना। लिख दिया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब मेरे को उसको देखकर साफ समझ में ये बात आ रही कि अगर मैंने इन दोनों का रेशियो ले लिया, देखो टेंशन तो वही है, म्यू भी वही है, सिर्फ क्या बदला, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज बदली यहाँ पर, तो है ना। तो भैया ठीक है, मैं ये इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, कॉमन चीज़ें कैंसिल हो जाएगी और मुझे यहाँ से p की वैल्यू मिल जाएगी, नंबर ऑफ लूप्स, p की वैल्यू मिल जाएगी। और जब p की वैल्यू मिल गई तो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डालो, उससे l की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर l की वैल्यू आप वो वाले फॉर्मूले में डाल दो, काम हो जाएगा। चलो देखो कैसे, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 करो। यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, टी बाय म्यू, अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू और ट्वाइस एल कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ एन पी अपॉन एन पी प्लस वन इज इक्वल्स टू पी प्लस वन पी प्लस टू। ओके, एन पी का फॉर्मूला क्या है, 470 अपॉन 560 इज इक्वल्स टू पी प्लस वन कितना हुआ आपका, पी प्लस वन एज इट इज रखो, पी प्लस वन अपॉन पी प्लस टू, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 0 कैंसल, तो वो हो जाएगा 47p प्लस 47 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 94 है ना, 94 इज इक्वल्स टू 56p प्लस 56p प्लस 56। अब ऐसा है कि 94 माइनस 56p माइनस 47p, अच्छा 56 में से 47 गया, कितना बचा, 9। 9p इज इक्वल्स टू 94 माइनस 56 कितना हो रहा, देखो 94 में से 56 गया, कितना हो रहा, 14 में से 6 गया, फिर 8 में से 5 गया, 3, 38। नंबर ऑफ लूप्स ऐसे नहीं आना चाहिए थे यार, कोई नेचुरल नंबर आना चाहिए, नहीं आ रहा, फिर वो सही नहीं आ रहा हो, मतलब डिवाइड करके काम नहीं हो रहा। नंबर ऑफ लूप्स
सब्ट्रैक्ट करके देखो तो P कैंसिल होता है शायद से, P+2 है ना वो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करके देखो, ये चेंज करो फॉर्मेट, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करके देखो। np+1 माइनस np इज इक्वल्स टू p+2 अपॉन ट्वाइस l, ये तो कॉमन है, निकल जाता कॉमन, p+2 माइनस p+1 और फिर कॉमन में निकल गया दोनों के 1 अपॉन ट्वाइस l अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, 1 अपॉन ट्वाइस l अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, कॉमन में निकला। ये समझ में आया ना, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों में कॉमन है, ये तो कॉमन बाहर निकालिए p+2 माइनस p+1। ये देखो अब यहाँ हाँ ये कैंसिल होता, p कैंसिल हो जाता, np+1 माइनस np यानी 560 में से गए 470, कितना हो रहा 560 माइनस 40 वही अभी आया ना, वो माइनस करने पे कितना आया था वो 9, तो ये 90 हो जाएगा। 90 इज इक्वल्स टू, देखो ये हो जाएगा p और ये p कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ट्वाइस l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो 180 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन l अंडर रूट ऑफ t कितना टेंशन 360 और म्यू कितना है आपका 9 इंटू 10⁻³ अच्छा सब स्क्वायर रूट हो जाते फिर, तो 180 इज इक्वल्स टू ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा और ये इसके साथ मिलकर 10⁻⁴ हो जाएगा, 36 का हो जाएगा 6, 9 का हो जाएगा 3, l जैसे के वैसी और ये 10⁻² जैसे के वैसी। आया समझ में, है ना, ये -3 जाके +3 होगा, इसके साथ मिलेगा 10⁻⁴, उसका स्क्वायर रूट 10⁻², 36 का 6, 9 का 3। तो देखो 6 1 जा 6 30 जा, तो l इज इक्वल्स टू 10⁻² यानी कि 100 और अपॉन 90, ये l की वैल्यू आ गई 100 अपॉन 90। आप अपने को क्या चाहिए m, जो कि क्या आएगा म्यू l, म्यू कितना है आपका 9 इंटू 10⁻³ इंटू 100 अपॉन 90, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 9 गया, ये 9 गया, 10 ग्राम आता आंसर इसका। आंसर आना चाहिए 10 ग्राम, 10 ग्राम, ग्राम में आएगा ना ये, 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम और 10⁻³ किलोग्राम बोले तो 1 ग्राम, 10 ग्राम आंसर आ गया इसका। लिख देता पापा 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम यानी कि 10 ग्राम। बातें नहीं बेटा, एक आसान सा क्वेश्चन प्लीज सॉल्व करके बताइए मुझे। ये हुई बात, इफ वी इंक्रीज द टेंशन ऑफ स्ट्रेच्ड वायर बाय 5 किलोग्राम वेट, then fundamental frequency increases with ratio 2:3. Find initial tension. चलो
अगर आपने टेंशन को 5 किलोग्राम वेट से बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो 2:3 आ रहा है, तो आप इनिशियल टेंशन या इनिशियल टेंशन कैलकुलेट करो। क्या हो गया? मुंह पे छक्का मार लो जाके। हाँ, तो फिर भी आंखों में थोड़ा सा ठंडा पहुँच जाएगी सही तरह से। जाओ, बोल भी जाओ जल्दी। चलो करो सॉल्व। क्या हो रहा? अरे n का फॉर्मूला क्या है? 1/2 √T/μ। सारी चीज़ें सेम है सिवाय टेंशन के। n1/n2 = √T1/T2। T2 = क्या है? T1 + 5। करो सॉल्व। फास्ट बनो बेटा, फास्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक NCERT 12 पूरा। मतलब हाँ, 2-3 दिन लेगा। डॉपलर बीट्स और डॉपलर इफेक्ट एक दिन में हो जाएगा। 2 से 3 दिन बोल सकते हैं अभी बचे हैं। एक एयर कॉलम बचा। क्या? डॉपलर इफेक्ट देना लूँगा डॉपलर इफेक्ट तेरा है ना। नोट्स में भी डाला ना, वैसे न्यूमेरिकल्स भी डाला NCERT के मैंने। डॉपलर इफेक्ट भी दूंगा। एयर कॉलम वाला पार्ट थोड़ा जब जाएगा, पूरा कल थेरी में एक दिन जाएगा, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट वो सब करे तक 12 बहुत टाइम खींचा है। मसला वही तो आ रहा DP30 का हुआ। तो थोड़ी देर 15-20 मिनट, आधा घंटा, इसीलिए डायरेक्ट दे रहा था आंसर्स में, मगर वो कर रहा नहीं कोई प्रॉपर तरीके से, वो नहीं रहा। डाउट सॉल्व करना चाहिए सबको। हुआ? कितना आंसर आ रहा है इसका? हाँ, न्यूटन में नहीं, न्यूटन में नहीं, किलोग्राम वेट में बताना। 5 आएगा आंसर, है ना। किलोग्राम वेट में 5 आएगा। देखो n = 1/2 √T/μ, है ना। n1/n2 = √T1/T2। n1 कितना है? 2/3। T1 और T2 कितना है? T1 + 5, है ना। स्क्वायर लो उसका तो 4/9 = T1/T1 + 5। 4T1 + 20 = 9T1। तो 5T1 हाँ 5T1 = 5 ही ना। 2T1 का 4/9 ना, तो 4T1 + 4 5 = 20, 9T1। 4 आ रहा हो तो फोर आएगा। 4 किलोग्राम वेट। 5 नहीं, 4 है। 4 किलोग्राम वेट आएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तुमको मैंने ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन और है, ऑलमोस्ट टाइम ख़त्म हो गया।